बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अब्दुल लतीफ़ ख़ान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। ज़हीर केस में पिछले दिनों कई डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन वो आप तक हमने नहीं पहुंचा सका। वजह ये थी कि डेंगू बुखार की वजह से मैं इस वक्त भी जो है वो छुट्टियों पर हूँ, घर पर हूँ, और इस हालत में नहीं था कि मैं आप लोगों के से बात कर सकता या कोई नई वीडियो बना सकता। अभी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर है, तो आज की डेवलपमेंट के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ। आज जो है वो जो 3 दरख्वास्तें थीं ज़हीर की जानिब से, जिसमें एक उनकी दरख्वास्त ज़मानत थी, एक 164 के बयान की थी, और एक थी मुलाकात के लिए अदालत ने जो ज़मानत है वो मंज़ूर कर ली है। 2-2 लाख रुपए के एवज़ ज़हीर और शब्बीर दोनों की ज़मानत मंज़ूर कर ली है। लेकिन 2 बाकी जो दरख्वास्तें थीं जिसमें 164 और मुलाकात थी, उन दोनों को जो है वो मुस्तरद कर दिया है। आपके अब तक इल्म में तो आ चुका होगा कि ये अमूमी ख़बर तो यही थी, लेकिन इसकी तहरीरी हुक्मनामा जो है वो भी आ गया है। तो मैंने सोचा कि चलें उस पर भी कुछ बात कर ली जाए, तो कुछ तफसील से ही आप लोगों तक मालूमात जो है वो पहुँचा सकूँ। दरख्वास्त ज़मानत में नया ग्राउंड क्या था? नया ग्राउंड कुछ नहीं था, क्योंकि केस उसी स्टेज पर है। जो आर्गूमेंट्स पहले दिए जा चुके थे वही आर्गूमेंट्स मौजूद थे। जो आर्गूमेंट्स मुखालफत में थे वो भी वहीं वैसी उसी हालत में मौजूद थे। कोई नया ग्राउंड नहीं था, केस में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई, केस आगे चला नहीं। फिर क्या वजह बनी कि जिस अदालत ने दोनों मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत अबूरी दरख्वास्त ज़मानत जो थी, जो मुस्तरद की थी, उसी अदालत ने आज दोनों को ज़मानत किस बुनियाद पर दी? अदालत की हुक्मनामे में तमाम तरह दलाइल का ज़िक्र है कि जो मुल्ज़मान के वकला हैं उन्होंने क्या दलाइल दिए, जो दीगर फ़रीक़ैन हैं जिसमें प्रोसिक्यूशन है और जो मुद्दई मुकदमा के वकला हैं उन्होंने क्या दलाइल दिए। दलाइल तकरीबन अब तक जो है वो पिछली समातों के हवाले से हम जो बता चुके हैं तकरीबन वही हैं कि जो मुद्दई मुकदमा हैं उनके वकील की जानिब से मुखालफत की गई थी कि दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद किया जाए। वजह यह है कि इंतहाई संगीन नौइयत के इल्ज़ामात हैं, और इन मुल्ज़मान को अगर ज़मानत मिली तो ये जो है वो विटनेस टैम्परिंग भी कर सकते हैं, हक़ाइक़ के साथ हक़ाइक़ को जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, शहादतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ जिस संगीन नौइयत के इल्ज़ामात हैं, ये जो सेक्शन है 364A, उसके तहत ये जुर्म जो है वो नाकाबिल ज़मानत है। और चूँकि केस का भी स्टार्टिंग ट्रायल है, अभी तक कुछ आगे बढ़ा नहीं है, लिहाजा इस मरहले पर जो है वो दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की जानी चाहिए। जो मुल्ज़मान के वकला हैं उन्होंने अदालत को ये कहा कि ये तमाम तर इल्ज़ामात झूठे हैं, उनके जो मौक्किल हैं वो बेगुनाह हैं, और वो मुकदमात का सामना पहले भी कर रहे थे अबूरी ज़मानत पर जब थे, और अब भी वो मुकदमे का जो है वो सामना करना चाहते हैं। लिहाजा उनको ज़मानत पर रिहा किया जाए। और इस वक्त चूँकि मुकदमे का ट्रायल शुरू हो चुका है, तो अब पुलिस को उनसे मज़ीद किसी किस्म की तफ्तीश करनी नहीं है, लिहाजा उनको जेल में रखने का भी जो है वो उस वक्त कोई मकसद समझ में नहीं आता। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि चूँकि जो सेक्शंस हैं वो उसमें 364A जो है वो नाकाबिल ज़मानत है, लेकिन इसके साथ साथ दीगर जो सेक्शन हैं 363, 368, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट, ये तमाम सेक्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो लिहाजा चूँकि गिरफ़्तारी से कबल वाली जो ज़मानत होती है, ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी, वो एक प्रिविलेज है, और वो जो है वो मख़सूस हालात में ही जो है वो दी जा सकती है। चूँकि मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो सेक्शंस थी वो दफ़ात थी, उसके तहत अदालत उनको मद्देनज़र रखते हुए ज़मानत उनकी मुस्तरद कर चुकी है। लेकिन अब मामला मुख्तलिफ ये है कि अब मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो चुके हैं। गिरफ़्तारी के बाद दरख्वास्त ज़मानत और उसके ऊपर उनको मुल्ज़मान को ज़मानत मिलना, ये एक मामूल की कार्रवाई है। तो अदालत ने इस मामूल की कार्रवाई को ही जो है वो जारी रखते हुए 2 लाख रुपए फ़ी कस की ज़मानत ज़र ज़मानत के एवज़ जो है वो दोनों मुल्ज़मान ज़हीर और शब्बीर को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अब जो दीगर 2 दरख्वास्तें हैं उनकी बात करते हैं।
164 का बयान रिकॉर्ड करने से लेकर और मुलाकात के लिए इन दोनों दरख्वास्तों को अदालत ने मुस्तरद कर दिया, लेकिन इनकी मुस्तरद करने की वजूहात जो हैं वो थोड़ी मुख्तलिफ हैं। पहले अगर बात कर लें अगर मुलाकात की, तो मुलाकात के लिए जो ज़हीर के वकला थे उनकी तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि चूँकि वो दोनों मियाँ बीवी हैं, इन दोनों के दरमियान कोई किसी किस्म की कानूनी रुकावट नहीं है, कोई ऐसी कानूनी पेचीदगी नहीं है जो उनको मुलाकात से रोकती हो, लिहाजा उनको मुलाकात करने दी जाए। और इस सूरत में कि जब अदालत जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब की जानिब से जो है वो एक हल्फनामा जो है वो भेजा गया था, और उस हल्फनामे के वो जो है वो मुबैना मुग़विया की जानिब से उसमें इजाज़त की जो है वो दी गई थी कि वो ख़ुद भी जो है वो इस मुलाकात की ख्वाह हैं और मुलाकात करना चाहती हैं। लिहाजा इस सूरत में तो ये मुलाकात में किसी किस्म की रुकावट होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद भी मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। मुद्दई के वकला ने मुखालफत तो करनी थी, उन्होंने मुखालफत भी की, जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने उनको साथ दिया, और उनका जो बुनियादी नुक्ता था वो ये था कि इस वक्त जो पूरी करंट सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर जो सबसे बड़ी विटनेस है प्रोसिक्यूशन की या डिफेंस की, जिस एंगल से भी आप इसको समझें, मुलाकात के ज़रिए असरअंदाज होने की कोशिश की जा सकती है। जो अब तक जो एक गैप आया है, अलग रख कर, आइसोलेशन में रख कर, जो एक अदालत ने एक जो हुक्मनामा जारी किया था कि किसी भी शख्स से मुलाकात ना करनी दी जाए, और फिर ख़ुसूसन जो इन्वेस्टिगेशन एंड रेप के जो सेक्शन है, रेप एक्ट जो है कहते हैं, रेप एक्ट के तहत मुल्ज़िम और एबडक्टी यानी मुबैना मुग़विया इनकी आपस में मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि इस एक्ट के तहत जो इस प्रोटोकॉल है वो इस कदर सख्त हैं कि अदालती अहाते में भी एक दूसरे के आमना सामना नहीं होने दिया जाता। ये इस कानून के तहत जो एंटी रेप एक्ट 2021 का है उसके अंदर ये तमाम तर प्रोटोकॉल्स लिखे गए हैं, और इसी की तनाजुर में जो कोर्ट्स बनाई गई थी, स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं, वहाँ पर भी हमने ये देखा है कि जी जो वेटिंग एरिया है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, और इसके साथ साथ जो कटहरा है वो इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि जब वहाँ पर कोई गवाह खड़ा होता है तो वो बहुत हद तक जो है वो महफूज हो जाता है, बाकी जो अदालत के अंदर मौजूद लोग हैं वो उसको नहीं देख पाते, लेकिन अदालती जो है जो रिक्वायरमेंट है वो यानी अदालत ये जो चेयरमैन प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं यानी जज साहब या अदालती अमला, वो वहाँ से जो है वो उनको देख सकता है और उनसे बात कर सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वहाँ पर कोशिश तो यही की जाती है कि किसी तरीके से मुल्ज़िमान और जो मुग़वी हैं उनकी मुलाकात ना हो, ताकि एक जो तासुर है जिस तासुर के ख़त्म करने के लिए स्पेशल कोर्ट डिज़ाइन की गई थी कि अदालती राहदारियों में, अदालती कमरों में समातों के दौरान जब मुल्ज़िमान और जो मुग़वी होते हैं उनका आमना सामना होता है तो फिर जो है वो लोग गवाही देने से भी घबराते हैं, केस को प्रोसीड करने से भी घबराते हैं। तो इस सेक्शंस इस एक्ट के तनाजुर में ये मुलाकात भी जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये मुलाकात हुई तो मुमकिना तौर पर जो विटनेस हैं यानी मुबैना मुग़विया हैं उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की जाएगी। अदालत ने अपने हुक्मनामे में ये कहा कि जो दरख्वास्त गुज़ार थे यानी ज़हीर के वकला, वो अदालत को ये समझाने में नाकाम रहे हैं कि उनका मुलाकात का मकसद क्या है, वो आखिर क्यों मुलाकात करना चाहते हैं, और इसी वजह पर कि अदालत मुतमईन नहीं हुई, इसी वजह से अदालत ने ये दरख्वास्त मुस्तरद की। 164 का बयान रिकॉर्ड करने से मुताल्लिक़ दरख्वास्त थी। उस दरख्वास्त की समाअत का भी अहवाल आपको बता दें कि उसमें जो दलाइल लिए गए थे वो जो मुल्ज़िमान के वकला हैं यानी ज़हीर के वकला की जानिब से वो यही थे कि चूँकि एक गैप आया है और इस गैप के बाद, इस गैप के दौरान उनको भी नहीं पता कि मुबैना मुग़विया किस हाल में हैं और वो अब इस पूरी सूरत हाल के बाद अब क्या चाहती हैं। तो इसको जानने का बेहतरीन तरीका यही है कि उनको अदालत बुला ले
और बुलाकर उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ले, ताकि अदालत को भी पता चल जाए कि वो क्या चाहती हैं। और एक जो एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि जी उसको आइसोलेशन में रखा गया है और कुछ असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है, तो वो चीज़ भी क्लियर हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो मुद्दई मुकदमा है उनके वकला की जानिब से मुखालफत की गई, और इस बुनियाद पर मुखालफत की गई कि रेप एंड इन्वेस्टिगेशन ट्रायल एंटी रेप एक्ट जो है इसमें प्रोविज़न्स दी गई हैं कि इन प्रोविज़न्स के तहत 164 का बयान जो है वो सिर्फ़ एक दफ़ा रिकॉर्ड हो सकता है, और वो स्टेटमेंट लाहौर में रिकॉर्ड हो चुका है। इसके साथ साथ जो प्रोसिक्यूशन है उसने भी जो इस 164 की एप्लीकेशन थी इसकी मुखालफत की, और उन्होंने जो है वो यही आर्गूमेंट्स रखे कि चूँकि अदालत उनको माइनर डिक्लेयर कर चुकी है, लिहाजा उनका स्टेटमेंट जो है वो कि कोई मायने नहीं रखता, कोई वक़्त नहीं रखता। अदालत ने अपने हुक्मनामे में ये करार दिया है कि चूँकि 164 के स्टेटमेंट का वक्त ट्रायल से पहले होता है, और अब चूँकि मुकदमे का ट्रायल शुरू हो चुका है, तो अब 164 की किसी सूरत गुंजाइश बनती ही नहीं है। 164 का स्टेटमेंट ट्रायल से पहले होता है, ट्रायल से पहले अगर ये रिकॉर्ड हो जाता तो बात अलग होती, लेकिन अब चूँकि वक्त गुज़र चुका है और ट्रायल आगाज़ हो चुका है, और अब जो है वो किसी सूरत गुंजाइश नहीं बनती कि दोबारा से 164 का बयान रिकॉर्ड किया जाए। अदालत ने अपने हुक्मनामे में उस लाहौर के जो एक 164 का बयान है उसका भी हवाला दिया है कि लाहौर में जो एक 164 का स्टेटमेंट हो चुका है, तो उसके बाद अब वैसे भी ज़रूरत नहीं बनती, अब वक्त गुज़र चुका है, तो लिहाजा ये दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। अब इन तीनों दरख्वास्तों पर फ़ायदा किसको हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, इस पर भी थोड़ी सी बहुत बात कर लें। ज़हीर और उनके भाई शब्बीर, बड़ी सख्त उनके ऊपर जो है वो वक्त आया था, उनकी ज़मानत मुस्तरद हुई, गिरफ़्तार हुए, लेकिन अब बिलाखिर उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई। और अगर प्रोसिक्यूशन ये चाहती है कि चाहे कि तो वो उनकी ज़मानत के ख़िलाफ़ हायर कोर्ट से रुजू कर सकते हैं, जो मुद्दई मुकदमा है वो हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक मज़ीद सेक्शन भी ये है कि अगर वो इस केस में किसी भी मरहले पर तफ्तीश की दोबारा ज़रूरत पड़ती है, तो अगर वो उससे इनकार करते हैं, या अगर जो है वो किसी भी तरह की उनसे मज़ीद मालूमात चाहिए और वो उसमें रुकावट बनता है, या वो अदालती कार्रवाई का सामना ना करें, तो ऐसी सूरत में उनकी ज़मानतें मनसूख हो जाएंगी। ये ज़मानतें जो उनको दी गई हैं ये हतमी फ़ाइनल ऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ़ उनको इसलिए ज़मानत दी गई है ताकि वो अपने मुकदमे का सामना कर सकें। तो अब अगर वो किसी तरह से प्रोसिक्यूशन उनको अगर हिट करने की कोशिश दोबारा करे, तो प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये दरख्वास्त दी जा सकती है कि तफ्तीशी अफसर की जानिब से दरख्वास्त दी जा सकती है कि वो पुलिस के साथ ताउन नहीं कर रहे, या अदालत में अगर वो किसी पेशियों पर नहीं आते और उनके वकला जो है वो कोई काबिल ज़िक्र जवाब अदालत को मुतमईन ना कर सकें, तो अदालत फिर जो है वो उनकी ज़मानत को तो मनसूख करने का इख्तियार भी रखती है। ये तो हो गई ज़मानत की बात। लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि जो जेल में जो 4 मुल्ज़िमान थे, अब वो 4 के 4 जो हैं वो रिहा हो जाएंगे, और उसके बाद वैसे ही अदालतों में पेश होंगे, और लेकिन उनको अब हथकड़ी नहीं लगी होगी और उनको पुलिस जेल से नहीं लेकर आएगी, बल्कि अगर कहीं हिफाजती तहवील में उनको रखा हो, या अगर उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अभी भी पुलिस उठाए, तो पुलिस साथ उनके ज़रूर आएगी, लेकिन वो गिरफ़्तार नहीं होंगे। और ये उस वक्त तक जब तक इस केस का फ़ैसला नहीं हो जाता या उनकी ज़मानत मनसूख नहीं हो जाती। जहाँ तक बात है 164 की दरख्वास्त और मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर, तो 164 का स्टेटमेंट का वक्त निकाल देना यकीनी तौर पर मुद्दई मुकदमा के वकला की कामयाबी है कि वो मुख्तलिफ़ अदालती इस कार्रवाई में वो हाई कोर्ट भी गए, थोड़ा उसको और मज़ीद खींच के लेके गए, दरख्वास्तें लगाई, सेशन अदालत में 2 दरख्वास्तें 3 दरख्वास्तें लगवाईं, और इसका नतीजा ये निकला कि ये वो दरख्वास्त थी जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में समाअत मुकम्मल हो चुकी थी,
दोनों दरख्वास्तों पर समाअत मुकम्मल हो चुकी थी, फ़रीक़ैन के दलाइल भी हो गए थे, सिर्फ़ इन पर फ़ैसला आना बाकी था। लेकिन फिर जब ये केस ट्रांसफ़र हुआ, केस के साथ साथ उसकी तमाम प्रोसीडिंग्स और रिकॉर्ड, ये दोनों चीज़ें जो है वो ट्रांसफ़र हो गई और नतीजा तो ये निकला कि बाकी चीज़ें तो जो है वो समाअत में जो है वो किसी न किसी लेवल पर आ गई, लेकिन ये जो दरख्वास्तें थीं ये पेंडिंग पड़ी रहीं और जब इनका वक्त आया तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। तो ये नुकसान तो ज़रूर हुआ है, लेकिन जो मुलाकात वाला मामला है उसमें गुंजाइश अभी भी है। ऑप्शन अगर वो यहाँ से उनको नहीं रिलीफ मिला तो उनके पास हाई कोर्ट का ऑप्शन है। इसी तरीके से मुद्दई मुकदमा के पास भी इन दरख्वास्तों के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट से रुजू करने का हुक्म है। जो से कबल हाई कोर्ट से दरख्वास्तें हुई थी, दरख्वास्त ज़मानत हुई थी निकाह खां और जो गवाह ग़ुलाम मुस्तफ़ा और अली असगर की, तो उनके ख़िलाफ़ भी मुद्दई मुकदमा के वकला ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान तो किया था। तो हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि ज़हीर और शबीर की ज़मानत मनसूख करवाने के लिए भी वो शायद हाई कोर्ट बहुत जल्द रुजू कर लें। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको भी बताता चलूँ कि वकास खान भी जो है इस वक्त शदीद अलील हैं और बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब है, तो उनको भी और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।